हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। आज हम लोग लॉ बूस्टर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाला है जिसमें कि हम लोग उन सभी सेक्शंस को यहाँ पर डील करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। जब भी बेयर एक्ट पढ़ा जाता है तो उसके कीवर्ड्स पर फोकस करना बेहद जरूरी होता है। तो कैसे और क्या कीवर्ड्स हैं वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगा। प्लस टेलीग्राम पर एमसीक्यू भी आपका जो है वो अपलोड होता है, तो आप चाहो तो 9 बजे एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आपका तैयारी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पहला, इंट्रोडक्शन। कोई भी अगर आप अधिनियम पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़िए कि आखिर ये एक्ट किस चीज के बारे में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शंस पर आना है। कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस। आजकल क्या है कि एग्जाम में आप लोग देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो सब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इलस्ट्रेशन के ऊपर ही बनाए जाते हैं, तो इलस्ट्रेशंस पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा अदर फैक्ट्स में जैसे मान लीजिए केस लॉज, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉज होगा तो वो इस वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इतना अगर आपने कवर कर लिया है तो बेयर एक्ट आपका कवर अप हो जाएगा। तो जब भी इस वीडियो को आप लोग देखें, बेयर एक्ट को जरूर खोल के रखें और जो जो बातें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो सब आप बेयर एक्ट में अंडरलाइन करके रख लीजिए और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो जाए, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, कीवर्ड्स भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देन फिर आप क्वेश्चंस को लगा के देखो, ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, देन फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बीएसए से रिलेटेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अधिनियम है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्ट नंबर पूछा जाता है, कई बार एक्ट नंबर भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कौन सा एक्ट है, 47 ऑफ 2023। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन कब हुआ था इस अधिनियम का, मतलब ये जो अधिनियम लाया गया था लोकसभा में, ये किस डेट को लाया गया था, तो वो डेट आपको याद होना चाहिए, 11 अगस्त 2023। देन फिर एसेंट, आपको पता है कि कोई भी बिल बनता है, ठीक है, एक्ट का जब वो रूप ले रहा होता है तो यहाँ पर एसेंट की आवश्यकता होती है और ये एसेंट प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये एसेंट, ये अप्रूवल कब मिला था, ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डेट कौन सा है, 25 दिसंबर 2023। ये आपको ऐसे भी याद हो जाएगा क्योंकि इस दिन होता है क्रिसमस डे, है ना, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है एक्ट टू कंसोलिडेट and to provide general rules and principles of evidence for fair trial। ये लाइन जो है जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा लिखा हुआ। एक्चुअली ये प्रियम्बल है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि आखिर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों हमें दिया गया है, क्या कहता है ये, है ना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेन उद्देश्य क्या है कि एक तो सारे प्रोविजंस को, सारे सेक्शंस को एक जगह कंसोलिडेट किया गया है। दूसरा, जनरल रूल्स हमें प्रोवाइड करता है कि एविडेंसेस से रिलेटेड क्या क्या जनरल रूल्स हैं जो बनाए गए हैं वो एक अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा। प्लस
फेयर ट्रायल, उद्देश्य क्या है? फेयर ट्रायल। कोई भी अगर प्रोसीजर अगर चल रहा है या कोई भी लिटिगेशन प्रोसेस में अगर आप लोग जाते हैं तो उसमें देखते हो ना ट्रायल चलता है, तो ट्रायल फेयर तरीके से चले, ठीक है, साक्ष्यों का अच्छे तरीके से वहां पर प्रस्तुतिकरण हो, दैट्स वाई बीएसए यहाँ पर रखा गया है कि आपको बीएसए के अकॉर्डिंग एविडेंसेस को पेश करना है ताकि ट्रायल जो है वो फेयर तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शंस, चैप्टर्स और पार्ट्स के बारे में। कोई भी अधिनियम अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है या कितने पार्ट्स है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल सेक्शंस कितने हैं? 170, चैप्टर्स कितने हैं? 11 और पार्ट्स कितने हैं? 6। ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, तो ये सब आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से शुरू होती है बीएसए की कहानी। हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं पार्ट 1 को, ठीक है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 हम लोग देखने जाएंगे जिसमें कि प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया है। इसमें सेक्शन 1 को सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है? शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो इसका मतलब इस सेक्शन में आपको इतनी ही बातें लिखी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले नाम आपको याद रखना है, तो नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस एक्ट को इसी नाम से जाना जाएगा। दूसरा, ये जो एक्ट है वो सभी प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इन बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। ये कीवर्ड है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपने बेयर एक्ट की किताब में कि ये जो बीएसए है ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल है, प्लस बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो वहां भी ये एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का भी अगर कोर्ट है तो भी बीएसए यहाँ पर अप्लाई होगा। ये हुआ एप्लीकेशन कि बीएसए कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब इसी में देखने वाले हैं कहाँ नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है? एफिडेविट के ऊपर बीएसए का कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिट्रेशन के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं इनके ऊपर बीएसए काम नहीं करता। तो आपसे क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और लिख दिया जाएगा कि बीएसए इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता या कौन से एक्सेप्शन है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आइदर आर्बिट्रेटर और एफिडेविट्स, ये दोनों ही वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि डेट इसका, क्योंकि अभी हमने जस्ट कहा कि शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कहने का मतलब है कि ठीक है, एक्ट जो था उसको एसेंट तो मिल गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ ये भी तो जानना जरूरी है। तो वो डेट आपको याद रखना है और वो डेट है 1/7/2024। इस दिन से ये एक्ट कंप्लीटली पूरे भारत में लागू हो गया, ओके। तो ये इन्फोर्समेंट वाला जो डेट है ये आपको याद रखना है। तो सेक्शन 1 हमारा यही कहता है कि नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। कहाँ अप्लाई होगा? जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है सबके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कहाँ नहीं होगा? एफिडेविट और आर्बिट्रेटर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। प्लस इसको इन्फोर्स कब किया गया? तो 1/7/2024, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एविडेंस एक्ट से रिलेट करके आप अगर याद रखते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो ये है हमारा सेक्शन 1। सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 जो कि डील करता है डेफिनेशन क्लॉजेस से, ठीक है। आप कोई भी एक्ट उठाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको सेक्शन नंबर 2 जो दिखाई देगा वो डेफिनेशन क्लॉजेस से ही डील कर रहा होगा।
ठीक है, पर्टिकुलर एक्ट जो है उसमें कौन कौन से वर्ड्स जो है वो यूज किए गए हैं और उनका मीनिंग क्या है वो आपको डेफिनेशन क्लॉज में मिलता है। इसी तरह इस एक्ट में भी हम लोग अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग जो है वो समझेंगे, ताकि जब भी आप पढ़े तब आपको याद रहे कि अगर कहा जाए कोर्ट तो कोर्ट किसे कहेंगे, या कभी कह दिया गया कि डिस्प्रूव तो डिस्प्रूव का मतलब क्या होता है, ये आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेशन करना होगा, समझना होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके शॉर्ट एंड समराइज वे में कि वर्ड्स कौन कौन से हैं और इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, चाहे स्टेटमेंट वाइज आ जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाए। ओके, सबसे पहला है कोर्ट। कोर्ट किसे कहेंगे, जितने भी जजेस हैं, ऑल जजेस प्लस मैजिस्ट्रेट प्लस ऑल पर्सन्स जो कि लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको कोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, आर्बिट्रेटर्स। स्टार्टिंग में ही हमने आपको पहले ही बताया है सेक्शन 1 में कि आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं उनके जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनके ऊपर बीएसए लागू नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट की श्रेणी में वो आएंगे ही नहीं, तो यहाँ भी इस चीज को मेंशन कर दिया गया, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ कहने का मतलब है निर्णायक प्रमाण। कानून एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का अंतिम और इररिबिटेबल, इररिबिटेबल कहने का मतलब है कि जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका खंडन करना मुश्किल है। तो इररिबिटेबल प्रमाण घोषित करता है जब पहला फैक्ट प्रूव्ड हो जाए, ठीक है, तो दूसरा भी खुद ब खुद मान लिया जाता है कि ये प्रूवन है। उसको आपको बताने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए अलग से कोई भी एविडेंसेस देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती, कोर्ट यहाँ पर अलाउ नहीं करती, उसे ही कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिसप्रूव। डिसप्रूव मीनिंग आप समझ ही रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, कि वैसे फैक्ट्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हों। ठीक है, नॉन एग्जिस्ट में, ठीक है, वो फैक्ट्स जो है वो है, मतलब कहने का मतलब है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओके, तो उसको हम लोग डिसप्रूव्ड की कैटेगरी में रखते हैं। कोर्ट यहाँ पर सीधे सीधे मान लेती है कि ये जो फैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टेबल फैक्ट्स है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रूव्ड। एक तरह से आप समझ लीजिए कि इसको कहते हैं कि वैसे तथ्य जो कि पूर्णतः असत्य हो, ओके, और जिसका कोई भी रिलेवेंसी नहीं हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो उसको डिसप्रूव्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बीएसए का, क्योंकि सारा एविडेंसेस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपको डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस चीज को हम लोग डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप आगे चल के जब देखेंगे हम लोग एक्ट में ही, तो ओरल एविडेंसेस, ठीक है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होंगे, किनको एविडेंस की श्रेणी में रखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डील करेंगे आगे जब प्रोविजंस हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको डॉक्यूमेंट का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर वर्ड डॉक्यूमेंट कह दिया गया तो दिमाग में आना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि मैटर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, मैटर को एक्सप्रेस किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, या किसी भी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया गया हो, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और एनी अदर मीन्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ठीक है, एक या एक से अधिक साधनों का यूज करने के बाद अगर आप किसी मैटर को एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ फिगर्स, लेटर्स, मार्क्स, तो वो सब डॉक्यूमेंट की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, इवन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी जगह दी गई है। तो इसलिए याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए इस डेफिनेशन को अच्छे से आपको याद करके रखना है। प्लस इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, तो वो इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको इलस्ट्रेशंस याद रहेंगे तभी तो आप आंसर कर पाओगे। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। कुछ भी आप पेपर पे लिखते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। दूसरा, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी ऐसे शब्द जिसको आपने प्रिंट किया है
लिथोग्राफ्ड किया है या फोटोग्राफ के फॉर्म में अगर आपने उसे रखा है तो वो सब डॉक्यूमेंट की श्रेणी में होंगे। लिथोग्राफ्ड कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के ऊपर आपने लिखा है तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि मोहरें होती थी, सील्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, मिट्टी को सुखा के उसके ऊपर कुछ निशान जो है वो बनाए जाते थे, तो वो ठोस हो जाता था सूखने के बाद, तो इसको हम लोग कहते हैं लिथोग्राफ, है ना। तो अगर आप इस तरह से भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। ओके, मैप या प्लान, कोई भी मैप या प्लान, ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट में ही आता है। इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है मौर्यन पीरियड के बारे में तो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा, अशोक के टाइम के, है ना। तो वो क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस करना है क्योंकि इसे भी यहाँ पर जगह दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहने का मतलब है चाहे ईमेल हो, ठीक है, सर्वर हो, लोगोज हो, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स में ही आते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ठीक है, इन सब में जो भी मैसेजेस होंगे वो सब डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएंगे। वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वॉइस मेल मैसेजेस हो गए या किसी भी डिजिटल डिवाइस में इस तरह का वॉइस मेल मैसेजेस पड़ा हुआ है तो वो सब डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है एविडेंस। क्योंकि हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो आपको एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि किन चीजों को एविडेंस की श्रेणी में रखा जाता है ना। तो पहले आप याद रखिए कि एविडेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, पहला ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री में क्या डिफरेंस है, फिर भी हम लोग इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, and such statements are called oral evidences. ओरल एविडेंसेस कहने का मतलब है कि वैसे सभी स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो आप बोल के बताना चाह रहे हैं आइदर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर रहे हो और उसमें अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वो ओरल एविडेंस की ही कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को जो आप मौखिक रूप से बताना चाह रहे हैं तो उसको ओरल एविडेंस कहा जाएगा। ठीक इसी का उल्टा है, अगर इन्हीं सब चीजों को अगर आप लिख देते हैं किसी पेपर पर, ओके, किसी कपड़े के ऊपर, तो फिर वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अभी जस्ट हम लोग डॉक्यूमेंट का यही डेफिनेशन पढ़े ना कि मैटर को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, चाहे मार्क्स हो, लेटर्स हो या फिगर्स हो। तो इसी चीज को अगर हम किसी पेपर पर रिड्यूस कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जगह दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट किसे कहेंगे, तथ्य क्या होता है ना। तो तथ्य क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं। सेक्शंस बहुत इजी है याद करना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट जो है वो डी से शुरू होता है तो इसका सेक्शन भी दिया गया है डी में ही, तो 2D से आप इसको याद रख सकते हो। एविडेंस भी इसी तरह से दिया गया है 2E में, और एविडेंस भी स्टार्ट होता है ई से, तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। इसी तरह से फैक्ट, फैक्ट दिया गया 2F में, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि इसमें फैक्ट को डिफाइन किया गया है। तो फैक्ट कहने का मतलब क्या है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, याद रखिएगा, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स, एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है। मतलब वैसे फैक्ट्स जिसको आप फील कर सकते हो उसको हम लोग कहेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ओके, जैसे रिलेशनशिप, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बस, ठीक है, रिलेशनशिप रहता है तो उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट। फिजियोलॉजिकल में टच करना, जैसे कोई चीज को आप छू कर पता लगा सकते हो कि ये क्या है, ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है परसीव्ड बाय सेंसेस। वैसी चीजें जिसको आप छू कर या देख कर पता लगा सको तो वो फैक्ट की श्रेणी में आएगा। प्लस यहाँ ये भी लिखा गया है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस। अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, है ना,
तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं उसको आप क्या है, मेंटली आप उसको बस फील कर सकते हो, है ना, तो उसको हम लोग फैक्ट की ही श्रेणी में रखते हैं। ये जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इसको आप बेयर एक्ट में अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हूबहू यही सारे स्टेटमेंट्स जो है वहाँ ऑप्शन में आपको फीड अप कर दिया जाएगा एंड देन फिर आपको चुनना पड़ेगा, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंसेस रहेगा, इसीलिए एक एक वर्ड को गौर से पढ़िएगा, बार बार रिविजन करिएगा, तब जाके आपको इसके कीवर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग समझ चुके हैं कि फैक्ट किसे कहते हैं। इसमें भी कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि that there are certain objects arranged in a certain order in certain place। मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कहीं रखा हुआ है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे सजाया गया है और एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही वो आपको मिलेगा, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है। आप उस ऑब्जेक्ट को जाके छू सकते हैं, है ना, परसीव कर सकते हैं अपने सेंसर्स के थ्रू। अगर आपने कुछ सुना है किसी पर्सन से या देखा है तो वो भी फैक्ट की ही श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है दैट अ पर्सन सेड सर्टेन फैक्ट और सर्टेन वर्ड, यानी कि मान लीजिए किसी ने कुछ कहा तो वो भी क्या है, वो भी फैक्ट की ही श्रेणी में आएगा। आपने सुना, उसने कहा, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर फैक्ट की श्रेणी में रखा। नेक्स्ट है that a person holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। यानी कि वैसा पर्सन जिसने कुछ ओपिनियन दिया हो, ठीक है, किसी सर्टेन इंटेंशन को लेकर, मान लीजिए गुड फेथ में उसने ओपिनियन दिया हो या उसने बताया हो कि नहीं ऐसे करोगे तो फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, इस तरह का अगर उसने कुछ कहा है तो वो सब फैक्ट की ही श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यूज किया जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं, आइए इसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट। सबसे पहले तो कोई भी फैक्ट की बात यहाँ पर हो रही है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted और denied in any suit proceedings। वैसे फैक्ट्स जो कि या तो खुद से या किसी दूसरे फैक्ट से ताल्लुक रखते हो, ओके, और इसके होने या ना होने यानी कि इसके अस्तित्व के ऊपर अगर किसी भी तरह का सवाल या निशान खड़ा किया जाता है और एक पार्टी असर्ट कर रही हो, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो ऐसे फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फैक्ट इन इशू कैन बी डिफाइंड एज the fact which is affirmed by one party and denied by other party। एक पार्टी कह रही है कि हाँ ऐसा है, अगली पार्टी जो है यानी अपोजिट पार्टी वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो जिस चीज के ऊपर इतना बहस चल रहा है, जिस फैक्ट के ऊपर बहस चल रहा है, उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है इसका, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। वैसे फैक्ट्स जो कि इशू में हो, जिसके ऊपर सवाल जो है वो खड़े हो जाए, एक पार्टी कह रही है कि हाँ ऐसा है, असर्ट कर रही है, मान रही है, नेक्स्ट पार्टी जो है यानी कि अपोजिट पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो डिनाई कर रही है, तो ऐसे फैक्ट को ही फैक्ट इन इशू कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का इलस्ट्रेशन भी है, आइए उसको डील करते हैं। यहाँ लिखा गया है ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए जो है वो अक्यूज्ड है कि उसने मर्डर किया है बी का, ठीक है, उसका ट्रायल चलेगा, राइट। तो ट्रायल चलेगा तो उस समय कुछ तो फैक्ट्स इन इशू होने ही चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे ना जिनको इशू क्रिएट करके इसी के ऊपर बहस किया जाएगा, तो वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। पहला है दैट ए कॉज्ड बीज डेथ। सबसे पहले तो इसी चीज के ऊपर बहस होगा कि ए ने ही बी को मारा है। दूसरा दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ। ए का इंटेंशन था कि वो बी को हत्या करे, बी को मारे। तीसरा दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। बी ने ए को इतना उकसा दिया, इतना मजबूर कर दिया कि ए जो है वो गुस्से में आकर बी की हत्या कर दी।
उसके बाद है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बी's डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। ए जो था वो अनसाउंड माइंड का था। जब वो ये ऐसा कृत्य कर रहा था उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, जो भी उसने कार्य किया इसका क्या नेचर है, क्या एक्सटेंट है, क्या इसका ग्रेविटी है, इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकता था ड्यू टू अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो हैं ये फैक्ट इन इशू में होंगे, इनके ऊपर बहस होगी, इसी के ऊपर सवाल जवाब भी किया जाएगा। एक पार्टी असर्ट कर रही होगी, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही होगी, इसी को हम लोग फैक्ट इन इशू कहते हैं। तो जब कभी आप लिटिगेशन प्रोसेस में जाओगे या जाते होंगे तो आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन चलते हैं ना, होता है ना, वहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें पूछा जाता है, सवाल जवाब किया जाता है, क्या ऐसा था, क्या ऐसा था। तो एक पार्टी असर्ट कर रही होती है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है, इलस्ट्रेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एमसीक्यू जब भी आप लोग बनाइए ना तो हर तरह के एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के। ओके, नेक्स्ट है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम यहाँ पर जो दिया गया है एक्चुअली ये रिलेटेड है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से, और ये हमेशा रिबटेबल नेचर का होता है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, या बेयर एक्ट में नोट करके रख लीजिए कि प्रेजेंशन ऑफ फैक्ट की अगर बात करते हैं तो वो रिबटेबल नेचर का होता है। रिबटेबल कहने का मतलब है कि उस फैक्ट को खंडन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे खंडन करेंगे? बाय गिविंग एविडेंस। ओके, एविडेंस दीजिए तब आपकी बातों को माना जाएगा। तो होता क्या है, इमेजिन करिए कि कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, प्लेंटिफ ने अपने तरफ से कोई भी एविडेंस दिया। ओके, डिफेंडेंट को पता चला, डिफेंडेंट कहा कोर्ट से कि नहीं ये गलत है, ये एविडेंस बिल्कुल झूठा है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट ना किया जाए, कोर्ट इसको प्रिज्यूम ना करे। ठीक है, ऐसा डिफेंडेंट ने अपने तरफ से कहा, तो कोर्ट यहाँ पर कहेगी कि ठीक है, हम आपकी बात को तब मानेंगे जब आप इसको डिस्प्रूव करके दिखाओगे। ठीक है, डिफेंडेंट को ये बात कोर्ट कहेगी कि अगर आप कहते हैं कि ये एविडेंस गलत है, प्लेंटिफ के द्वारा जो ये साक्ष्य जो दिए गए हैं वो पूर्णतः असत्य है, तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके खिलाफ कुछ सबूत पेश करने होंगे, नहीं तो कोर्ट यही मानेगी कि ये जो एविडेंसेस दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड, जब तक इस बात का खंडन आप नहीं करते हैं तब तक मैं यही मान के चलूंगा कि ये जो एविडेंस दिए गए हैं या जो स्टेटमेंट कहा गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड कहने का मतलब है कि वैसे फैक्ट जिनको अभी तक ना तो प्रूव किया गया है ना तो डिस्प्रूव किया गया है, ठीक है, अभी तक वो कंप्लीटली प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन उसको डिस्प्रूव भी नहीं किया गया, उसको ये भी नहीं बताया गया कि ये फैक्ट गलत है। तो ऐसे कोई भी फैक्ट जिनके ऊपर इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं आया हो तो उसको हम लोग नॉट प्रूव्ड की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अभी तक उसको ना तो प्रूव किया गया है ना तो डिस्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है प्रूव्ड, ये जस्ट उल्टा है डिस्प्रूव्ड का। डिस्प्रूव्ड में हम लोग नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मान के यही चला जाता है कि कोर्ट जो है वो बिलीव करती है कि ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। ओके, नेक्स्ट है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब समझ ही रहे होंगे क्या होता है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके कंप्लीट ट्रांजैक्शन से ताल्लुकात रखते होंगे, तो वैसे सभी फैक्ट्स यहाँ पर रिलेवेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है शैल प्रिज्यूम। अभी जस्ट हम लोग देखें मे प्रिज्यूम को, अब देखने जा रहे हैं शैल प्रिज्यूम। शैल जब वर्ड लगता है तो इसका मतलब है कि मैंडेटरी है, वहां कोर्ट उस फैक्ट को मान ही लेगी। ठीक है, मे प्रिज्यूम में डिफरेंस ये था कि कोर्ट जो है मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ जो सबूत दे वो सच ही हो सकता है कि वो झूठा सबूत भी पेश कर दे, है ना, तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट वहां पर मान ही ले, लेकिन शैल प्रिज्यूम में ऐसा नहीं होता। शैल प्रिज्यूम में क्या होता है कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है, ये फैक्ट बिल्कुल ही सही है। ठीक है, जब तक यहाँ पर कोई ठोस सबूत सामने वाले पार्टी की तरफ से
पेश ना किया जाए इसको डिस्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जैसे हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट देखें मे प्रिज्यूम में, यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होता है वो इररिबटेबल नेचर का होता है, ठीक है, इसे खंडन करना बहुत ही मुश्किल है या न के बराबर है। तो अगर नॉट प्रूव्ड कहा जाए या शैल प्रिज्यूम कहा जाए तो ये दोनों ही चीजें आपके प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से जुड़ी हुई हैं, इररिबटेबल नेचर का होता है, ठीक है। और शैल प्रिज्यूम आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो आप इसको याद रखें, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की कैटेगरी में इसे रखा गया, इसीलिए इसमें लिखा गया है शैल प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय द अधिनियम दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। जो भी फैक्ट प्रस्तुत किए गए हैं वो मान लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ये जो फैक्ट है वो प्रूव्ड है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जब तक सामने वाला पार्टी जो है वो इसको कंप्लीटली डिस्प्रूव ना करे बाय गिविंग एविडेंस, ठीक है। तो ये था शैल प्रिज्यूम, ओके। तो सेक्शन 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, 1 को भी हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। प्लस आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता में जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है, किस सेक्शन में मेंशन है, ओके। तो जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख के पूरा भर दो, ओके। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग, ओके, थैंक यू।